हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं अश्विन कुमार धादीज आपका कक्षा प्लस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप भी सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। आज को आपके लिए नव वर्ष की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आपको आप इस नव वर्ष में आप बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करें, हमारी यही कामना है। और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करें, हमारी यही आशा है। इस आशय के साथ मैं अश्विन कुमार धादिज आपके लिए आज रीट परीक्षा के लिए मूल्यांकन एवं परीक्षा नया टॉपिक लेके मैं आपके लिए आया हूँ। मूल्यांकन एवं परीक्षा, इसका अर्थ यह होता है कि हम मूल्यांकन करें किसी चीज का। मूल्यांकन यानी परिणाम होना होता है। परिणाम चाहे वो लिखित परिणाम भी हो सकता है, मौखिक परिणाम भी हो सकता है। परिणाम भी, परीक्षा भी दो प्रकार की होती है। हर चीज की परीक्षा होती है। आप चाहें पुराने जमाने में लेंगे तो भी परीक्षा होती थी, आज के जमाने में परीक्षा होती है। पहले मौखिक परीक्षा ज्यादा चलती थी, आजकल के जमाने में लिखित परीक्षा ज्यादा चलती है। तो आजकल मौखिक और लिखित दो प्रकार की परीक्षा होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा आज का टॉपिक है मूल्यांकन एवं परीक्षा। मूल्यांकन का मतलब होता है परिणाम बताना। अब मूल्यांकन को हम किस अर्थ में लेंगे? जैसे मूल्यांकन हमारे स्कूल के अंदर चलता है, तो वहां पर विद्यार्थी, जो 6 क्लास का विद्यार्थी होता है, वो एग्जाम पेपर बाहर से आता है, लेकिन जो उसको पेपर को जब वो लिखता है, लिखने के बाद जो उसका परीक्षण किया जाता है, तो परीक्षण उसका शिक्षक ही करता है 6 क्लास में। और जैसे ही उसको बोर्ड क्लास में आता है 8th क्लास में, तो उसका जो परीक्षण किया जाता है, तो वो परीक्षण किया जाता है, तो उसमें जो पेपर आता है वो बाहर से आता है। और शिक्षक भी, आंतरिक मूल्यांकन नहीं होता है, मतलब शिक्षक जो इस स्कूल का विद्यार्थी टीचर है, वो स्कूल का अध्यापक उसका चेक नहीं करता, क्योंकि 8th क्लास बोर्ड की क्लास है। तो वो बोर्ड की क्लास का जो पेपर है, जो उसका लिखित जो आंसर शीट है, वो आंसर शीट आपको बाहर जाती है, स्कूल से बाहर जाती है, और बाहर उसका चेकआउट होता है। तो इस प्रकार से दो परीक्षा से मूल्यांकन हो सकता है। हम माने तो एक आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन हम कहें कि स्कूल में ही विद्यार्थी की परीक्षा लेना। और एक बाह्य मूल्यांकन, जिसका अर्थ यह होता है कि स्कूल में परीक्षा हो रही है, लेकिन जिसको चेकआउट हो रहा है, जिसको आंसर शीट को चेक हो रही है, वो आंसर शीट उसकी चेक होगी बाहर, तो उसको कहते हैं बाह्य मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की जो परिभाषा है, दो तरीके के मूल्यांकन हो सकते हैं, एक तो आंतरिक एवं बाह्य। और इसके अलावा जो तीसरा मूल्यांकन भी चल रहा है आजकल के दौर में, उसको कहते हैं आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन भी हमारे 3 प्रकार के हो गए। अब आती है हमारी परीक्षा। परीक्षा क्या होती है? परीक्षा होता है परीक्षण का क्षेत्र। परीक्षा किसके लिए जाती है? जिसको परीक्षण किया जाता है, उसको अनुभूति की जाती है, उसमें वो परीक्षण ली जाती है उसकी, कि ये परीक्षा में पास होगा या फेल होगा। वो परीक्षा में उसका डिसीजन लिया जाता है। जैसे पुराने जमाने में हम यदि परीक्षा देते थे गुरुकुल के आश्रम में, तो गुरुकुल के आश्रम में जो गुरुजी होते थे, वो गुरुजी में मौखिक परीक्षा लेते थे। और मौखिक परीक्षा के बाद माध्यम से ही उनका परीक्षण किया जाता था विद्यार्थी का। और विद्यार्थी का परीक्षण करने के बाद ही उनको उनको हम माने तो उनका परिणाम देते थे गुरुजी। और परिणाम के तौर पर बहुत आदर सम्मान देते थे। जो फर्स्ट रैंक आता था, फर्स्ट डिवीजन आता था, या फिर कोई फर्स्ट नंबर पर आता था, तो उसको गुरुजी जो है बहुत आदर सत्कार के द्वारा उसको विद्यार्थी माना जाता था। जिस तरीके से अर्जुन की परीक्षा ली गई, तो अर्जुन ने सिर्फ एक ही चीज दी थी, गुरुजी की आगमन पर, गुरुजी की आदेश पर गुरुजी ने यह सिर्फ यही कहा कि हे अर्जुन, तुझे उस पेड़ पर क्या दिख रहा है? तो किसी परीक्षार्थी ने यह कहा कि मुझे तो पत्ते दिख रहे हैं, किसी परीक्षार्थी ने कहा मुझे डालियां दिख रही है, किसी परीक्षार्थी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी परीक्षार्थी ने कहा चिड़िया दिख रही है। तो अर्जुन ने भी उन जो विद्यार्थियों उनसे सम्मिलित होकर के अर्जुन ने सिर्फ एक अलग अपने टेक्निक बताई। उन्होंने ये कहा मुझे चिड़िया तो दिख रही है, लेकिन चिड़िया की आंख दिख रही है। इसका मतलब यह है, जो लक्ष्य जो ठान लेता है, उस लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। और लक्ष्य हमारा एक सटीक लक्ष्य होना चाहिए, जिसको गुरुजी भी उसको आदर के सत्कार से देके, गुरुजी भी उसका आदर करें। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए सटीक। सटीक लक्ष्य होने से हम उसमें असफल नहीं होंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। उसके अनुसार हम उसका विस्तृत विवेचन करें। अब प्राचीन जमाने के अंदर जो मूल्यांकन होते थे, एक प्रायोगिक मूल्यांकन भी था। जो अर्जुन का जो मूल्यांकन था, वो प्रायोगिक मूल्यांकन था, जिसको आप प्रैक्टिकल मूल्यांकन भी कह सकते हैं। आजकल के जमाने के अंदर, कलयुग के अंदर, हम उसको प्रैक्टिकल के तौर पे मानते हैं। तो प्रैक्टिकल का शाब्दिक अर्थ यही होता है, प्रायोगिक होता है। तो वो अर्जुन की जो परीक्षा थी, वो प्रायोगिक परीक्षा थी। मौखिक परीक्षा तो उन्होंने ले ली। मौखिक परीक्षा में जो गुरुजी ने जो उनको कहा था कि आपको पेड़ पर क्या दिख रहा है, तो सबने, किसी ने बताया पेड़ पर पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा डालियां दिख रही है, किसी ने कहा पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने कहा चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा पूरा का पूरा पेड़ ही दिख रहा है, किसी ने कहा चिड़िया दिख रही है, किसी ने चिड़िया के बताया कि उसके अपन माने तो उसके जो पंख होते हैं वो दिख रहे हैं,
किसी ने कहा कि कुछ और कहा, और अर्जुन ने ये कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, इसके अलावा मुझे पेड़ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अर्जुन की जो लक्ष्य था वो सटीक था, जो गुरुजी को वो लक्ष्य पसंद आया, और गुरुजी ने उसको आदर के सत्कार से देखा। तो अर्जुन जैसे विद्यार्थी, आजकल के जो विद्यार्थी है वो अर्जुन जैसे ही माने, अर्जुन जैसे उन्हें सफलता मिल सकती है। कोई सफलता कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति सफल हो सकता है, उसमें रह लेना बहुत कठिन बात है। तो इसलिए सफलता हमारे को चरम सीमा में होनी चाहिए। हमारे सफलता का लक्ष्य जो होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए जिसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं, वो एक सटीक लक्ष्य होना चाहिए। जिस लक्ष्य को सटीक जो लक्ष्य होगा उसको आप विस्तृत विवेचन के द्वारा उसको लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन से जो बात की गई, उसके अलावा अन्य की परीक्षा भी ली गई है, बहुत परीक्षा हो चुकी है। सीता माता की परीक्षा हुई है त्रेता युग में, तो वहां पर भी एक परीक्षा हुई थी। सीता माता की यह परीक्षा हुई थी अग्नि परीक्षा जिसको बोलते हैं। तो सीता माता भी जब यह रावण के जब उसमें रही, रावण के महल में रही, तो वहां पर जब सीता माता को राम भगवान रावण से छुड़ा कर लाए थे, तो जब अपने दरबार में लाए थे, राम दरबार में, तब वहां पर सीता माता की भी परीक्षा हुई थी कि वो परीक्षा में पास हो सकती है, सफल हो सकती है, असफल हो सकती है। तो वहां पर सीता माता की परीक्षा थी जो अग्नि परीक्षा मानी जाती है। तो इस तरीके परीक्षा के लक्ष्य में बहुत सारी परीक्षा हुई है, जिसको मौखिक परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा कुछ भी हो सकती है। लेकिन पुराने जमाने में कंठस्थीकरण प्रक्रिया चलती थी, इसका मतलब यह है कि मौखिक परीक्षा ज्यादा होती थी और प्रायोगिक परीक्षा भी थी। तो जिस तरीके सीता माता की परीक्षा हुई, तो वो क्या है कि पवित्र है या नहीं है, अपवित्र है या पवित्र है, तो उनकी परीक्षा ली गई कि वो पवित्र है या नहीं है। तो उसी राम दरबार के अंदर राम भगवान ने कहा कि आपको परीक्षा में कुछ कहना है। तो सीता माता ने कहा यदि मैं पवित्र हूं तो ये धरती फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। यदि वो पवित्र है, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा, तो धरती माता ने, उनकी जो माँ है सीता माता की जो धरती माँ है, तो सीता माता को धरती माँ ने अपने अंदर समेट लिया, अपने आंचल के अंदर छिपा लिया। तो इस तरीके से सीता माता की परीक्षा हुई, अर्जुन की परीक्षा हुई। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके द्वारा अन्य अन्य जो महारथी थे उनकी भी परीक्षा हुई है। तो हम अब परीक्षा में सफल क्यों नहीं हो सकते हैं? जब सब सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। तो ये परीक्षा का माध्यम था। आजकल जो परीक्षा होती है वो पुराना जमाना था, वो जो प्राचीन जमाना था उसके अंदर इस तरीके की परीक्षा होती थी। आजकल के जमाने के अंदर हमारे लिखित परीक्षा ज्यादा होती है। लिखित परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है, लिखित परीक्षा के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। परीक्षार्थी जो परीक्षण करता है, जो शिक्षक जो परीक्षण करता है, वो परीक्षण एक लिखित के माध्यम से परीक्षण भी करता है। शिक्षक जो है वो हो सकता है मौखिक परीक्षण करे, हो सकता है लिखित परीक्षण करे, तो वो किसी प्रकार से परीक्षण कर सकता है। तो शिक्षक पर डिपेंड करता है, तो वो मौखिक परीक्षण करे या लिखित परीक्षण करे, तो शिक्षक पर डिपेंड होता है। तो आजकल के जमाने में हम माने तो परीक्षा भी दो प्रकार की है, एक तो मौखिक परीक्षा और एक लिखित परीक्षा। अब मैंने कहा आपको मूल्यांकन, मूल्यांकन का क्या रूप है, मैंने आपको बताया मूल्य प्लस अंकन। शाब्दिक अर्थ इसका है मूल्य प्लस अंकन। बस इसको ही आप ध्यान रखने, किसी परिणाम का मूल्य होना, कोई भी परिणाम होता है तो उसका कोई करना मूल्य होता है। मूल्य प्लस अंकन का यही अर्थ है, कोई ना कोई परिणाम होगा तो उसका कोई ना कोई मूल्य होगा। आपके परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन आया है तो आपका मूल्य बढ़ जाता है। यदि आपका सेकंड डिवीजन आता है, मूल्य थोड़ा छोटा कम हो जाता है। आपका यदि थर्ड डिवीजन आता है तो मूल्य और कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो परीक्षण किया जाता है, शिक्षक के द्वारा जो परीक्षण होता है वो मूल्यांकन के द्वारा होता है। मूल्यांकन में चाहे हम पास होवे या फेल होवे, ऐसा नहीं होता है। यदि हो सकता है कि हम मूल्यांकन में पास हो जावें और फर्स्ट डिवीजन आवे और फर्स्ट रैंक आवे, तो ऐसा मूल्यांकन हम मान सकते हैं कि विद्यार्थी जो हो रहता है, आजकल के जमाने के अंदर जो विद्यालय चल रहे हैं, हमारा जो विद्यालय चल रहे हैं, उन विद्यालयों के अंदर 3 तरीके के मूल्यांकन किए जा रहे हैं। आजकल वर्तमान युग में 3 तरीके के मूल्यांकन है। एक तो आंतरिक मूल्यांकन। अब मैं आपको बताता हूं आंतरिक मूल्यांकन की क्या परिभाषा होती है। देखिए, एक आंतरिक मूल्यांकन होता है मूल्यांकन में। आंतरिक मूल्यांकन उसे कहते हैं जो एक स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर ही उसका परीक्षण किया जाए विद्यार्थी का, वो होता है आंतरिक मूल्यांकन। एक होता है बाह्य मूल्यांकन, दूसरा जो मूल्यांकन होता है वो बाह्य मूल्यांकन होता है, जिसके अंदर विद्यार्थी जो है उस स्कूल में तो रहता ही रहता है, लेकिन उसका जो परीक्षण होता है वो बाह्य होता है, मतलब बाहर होता है, स्कूल के बाहर उसका परीक्षण किया जाता है। चाहे वो लिखित परीक्षण भी हो सकता है, मौखिक परीक्षण भी हो सकता है। तो वो मूल्यांकन, मतलब उसका जो मूल्यांकन है वो स्कूल में न रह करके बाहर उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, तो बाह्य मूल्यांकन हो गया। और बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन, तीसरा जो मूल्यांकन होता है बाह्य प्लस आंतरिक, दोनों को जुड़ करके जो मूल्यांकन बनता है वो बाह्य प्लस आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिसके अंदर दोनों सम्मिलित है।
स्कूल के अंदर भी हो सकता है, स्कूल के बाहर भी हो सकता है, तो दोनों प्लस में है, इसलिए मूल्यांकन में ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। शायद आपने नहीं पढ़ा है इसलिए आपके लिए हार्ड होगा, लेकिन इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, इतना आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि मूल्यांकन, मूल्य प्लस अंकन इसका शाब्दिक अर्थ है जिसका किसी भी परिणाम का कोई ना कोई मूल्य होना। बस मूल्यांकन का ये शाब्दिक अर्थ है किसी भी परिणाम का मूल्य होना। अब वो चाहे मूल्यांकन उसका आंतरिक मूल्यांकन हो, बाह्य मूल्यांकन हो, या आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन हो, 3 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर, तो हम चलते हैं टॉपिक के अंदर। अब आते हैं मूल्यांकन एवं परीक्षा। मूल्यांकन एवं परीक्षा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, आंतरिक, बाह्य और आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन, 3 प्रकार के मूल्यांकन। परीक्षा होती है 2 प्रकार की, जो एग्जाम होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक मौखिक परीक्षा होती है, एक लिखित परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा, सर्वाधिक जो परीक्षा मौखिक परीक्षा होती है प्राचीन जमाने में होती थी, फिर उस जमाने के अंदर जो मौखिक परीक्षा होती थी वह आज भी चल रही है। आजकल के दौर में मौखिक परीक्षा का आवागमन हो रहा है, और इसके अलावा जो लिखित परीक्षा है वो आजकल भी हो रही है। तो मौखिक को प्लस लिखित, दो प्रकार की परीक्षा हो रही है। अब हम आगे बढ़े तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रवर्तनाय का मतलब होता है परिवर्तन होना। प्रवर्तनाय का शाब्दिक अर्थ ये होता है परिवर्तन होना। अब कोई भी मूल्यांकन होगा तो हमारे यदि फर्स्ट डिवीजन आएगा तो उसमें कोई ना कोई व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो शाब्दिक यही है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ यही है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। अब इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन होना, व्यवहार में आने वाले इस परिवर्तन का परीक्षण करना ही मूल्यांकन है। तो व्यवहार में परिवर्तन होना सर्वोपरि है। हमारा व्यवहार में परिवर्तन होगा तो ही हमारा मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन का क्षेत्र भी यही कहता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। चाहे व्यवहार में कैसे परिवर्तन हो सकता है, मूल्यांकन के द्वारा उसके व्यवहार में कोई ना कोई परिवर्तन होगा तो वो एक मूल्यांकन परिवर्तन है, उसको मूल्यांकन कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन होना, शाब्दिक अर्थ भी मूल्य प्लस अंकन, मतलब परिणाम का जो मूल्य है वो उसने प्राप्त किया, परिणाम का जो मूल्य है उसको प्राप्त हुआ, चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन हो। लेकिन उसने जो भी है उसका कोई ना कोई मूल्य है। वो थर्ड डिवीजन है तो उसमें फेलियर से भी थोड़ा बड़ा है। थर्ड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है तो थर्ड ग्रेड से जो थर्ड डिवीजन है उससे बड़ा है सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन में जो फर्स्ट डिवीजन, फिर उसके बाद सेकंड डिवीजन से बड़ा फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरीके से जो मूल्यांकन है, जो उसका परिणाम है, मूल्य प्लस अंकन, मतलब जो परिणाम है उसका मूल्य कोई ना कोई होता है और उसके माध्यम से बच्चों में व्यवहार में परिवर्तन कोई ना कोई आता ही है। तो व्यवहार में आने वाले इस परिवर्तन का परीक्षण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। अब व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसका परीक्षण ही मूल्यांकन होता है, जो हमने उसके परीक्षा ली है, जो उसको परिणाम दिया है। अब आता है शिक्षण से पूर्व निर्धारित किए उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं, इसका ज्ञान करने के लिए पाठ पढ़ाने के दौरान या बाद में किया गया परीक्षण मूल्यांकन कराता है कि हमारा शिक्षक को जो उद्देश्य है, हम उद्देश्य के पूर्ति के लिए हमने जो पाठ पढ़ाया है उसको पूर्व ज्ञान कराया है नहीं कराया, उसके बाद में उसको ज्ञान कराया नहीं कराया, उसका मूल्यांकन करना, हमारा शिक्षण का भी मूल्यांकन करना, उसको परीक्षण जो करना है पाठ के माध्यम से, जो छात्र का परीक्षण किया जाता है पाठ के माध्यम से, उसको ही, उस परीक्षण को ये मूल्यांकन कहते हैं। परीक्षण मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन और परीक्षण में ज्यादा अंतर नहीं है। परीक्षण होता है परीक्षा, परीक्षण होता है परीक्षा। ये शाब्दिक अर्थ है, आपको ये ध्यान रखना है कि परीक्षण ही परीक्षा होता है, परीक्षण मूल्यांकन कहलाता है। जैसा कि व्यवहार में परिवर्तन होना, दूसरा वो पाठ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पाठ पढ़ाने के बाद में उसका बच्चों का उनसे क्वेश्चन पूछना, प्रश्न उत्तर पूछने के बाद में व्यवहार में परिवर्तन होना। व्यवहार में परिवर्तन के साथ साथ उनको प्रश्न पूछेंगे पाठ पढ़ाने के बाद में, जो उसके बाद में मूल्यांकन उनका होगा, वो अच्छा उन्होंने उत्तर दिया है तो अच्छा मूल्यांकन होगा, और यदि गलत उत्तर दिया है तो उसका वैसा मूल्यांकन होगा। तो इस तरीके से मूल्यांकन की परिभाषा है। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की कमजोरी का पता लगाकर उपचारात्मक शिक्षण देना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छात्र का उत्तर यदि गलत आ रहा है तो उसका उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक मतलब उसका उपचार क्या है, उस समस्या का हल क्या है। जो उसने उत्तर गलत दिया है उस समस्या का कोई ना कोई तो हल होगा। हो सकता है कि उसने अनजाने में उससे कोई गलती हुई है, हो सकता है कि उससे कोई अनजाने में गलती हुई है, हो सकता है उसको नहीं आता है, हो सकता है वो आते हुए नहीं बता पा रहा है, तो उसकी कमजोरी है, कोई ना कोई तो कमजोरी है। उस कमजोरी से उपचारात्मक शिक्षण से भी हम उसको मूल्यांकन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, हो सकता है उसमें कोई कमजोरी के कारण वो उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए हम उसको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसको सही कर सकते हैं विद्यार्थी को, ताकि वो आगे बढ़े।
तो ये शाब्दिक अर्थ होते हैं, इनके उद्देश्य होते हैं। अब आते हैं मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य प्लस अंकन। जैसा कि मैंने आपको बताया, मूल्य प्लस अंकन लिख देंगे यहां पर, मूल्य प्लस अंकन, परिणाम का मूल्य होना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिणाम का मूल्य होना, परिणाम का कोई ना कोई मूल्य होता है। हमने किसी की परीक्षा ली है, वो परीक्षा में चाहे फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, सेकंड डिवीजन आ रहा है, लेकिन उसकी परीक्षा में जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, पहला तो ये पॉइंट है। फिर उसके बाद में उस परिणाम का जो मूल्य है वो उसके लिए सर्वोपरि है। विद्यार्थी के लिए जो परिणाम है उसका मूल्य उसके लिए सर्वोपरि है। तो यदि उसको लगता है कि मेरे से नीचे वाले भी हैं और मेरे से ऊपर वाले भी हैं, तो उसके व्यवहार में ऑटोमेटिक परिवर्तन आता है कि उसको आगे बढ़ना है तो ऊपर वाले संपर्क कर लेगा। तो इस तरीके से मूल्यांकन का अर्थ होता है। मूल्य का अंकन करना, शैक्षिक संदर्भ में मूल्यांकन शैक्षिक निर्णय है, शैक्षिक निर्णय होता है जो परिणाम दिया जाता है, जिसे तार्किक ढंग से अधिगम की उपलब्धियों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह शाब्दिक अर्थ है। अब हमारा एक टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मूल्य प्लस अंकन जो हमारा देता है मूल्यांकन, NCERT। जैसे शाब्दिक अर्थ सबको पता है, और नहीं है तो आप इसको ध्यान रखें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रिसर्च टीचिंग जिसको बोलते हैं, यह नई दिल्ली में है। NCERT जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो बुकें चल रही है वो NCERT की चल रही है। आजकल नेशनल की बुक स्टार्ट हो गई है, हर CBSE बोर्ड में भी नेशनल की बुकें भी चल रही है, और RBSE बोर्ड में भी नेशनल की बुकें चल रही है। तो NCERT वो क्षेत्र है जिसके माध्यम से जो बुक बनाई जाती है, वहां पर जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो बुक बनाते हैं, और बुक बनाने के बाद वो बुक हमारे पास आती है। तो उस बुक में जो ऑथेंटिक बुक होती है, उस बुक में से बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता। उस बुक में जो ऑथेंटिक बुक है उसके अंदर की जो चीज दी हुई है वही चीज एक सटीक निर्णय देती है। तो उसके अंदर बताया गया है कि मूल्यांकन एक ऐसी सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है। अब मूल्यांकन क्या देखती है, NCERT ने क्या कह रही है। अब ये NCERT का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT क्या कह रही है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ये फिर मूल्यांकन क्या देखती है। ये सतत जो लिखा है इसका ध्यान रखना, निरंतर है। सतत का अर्थ होता है निरंतर, बस इतना ही है, जिसको बोलते हैं रेगुलर। अब जो है NCERT का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा तक हो रही है। निर्धारित उद्देश्य जो हमें प्राप्त करना है, शिक्षक का निर्धारित उद्देश्य प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला तो उद्देश्य NCERT का यह है कि शिक्षक का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरा उद्देश्य, कक्षा में दिए गए अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। अब हम जो है उसके अंदर जो हमने NCERT की बुक में दिया है, तो उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उनका अनुभव कैसा रहा। तीसरा, शिक्षा के उद्देश्य कितने ढंग से पूरे हो रहे हैं। अब शिक्षा का उद्देश्य कितने ढंग से पूरा हो रहा है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा छात्र को संस्कारित करना है। पहला मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्र को संस्कार देने हैं, चाहे उनकी नींव से संस्कार उनको मिलेंगे तो आगे वो वैसा ही उसके अंदर लाएंगे अपने अंदर। जैसे वो बच्चा किसी को देखता है तो वैसे सीख लेता है, तो उसी तरीके से NCERT का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चा संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, उनके ज्ञान के साथ साथ उसको संस्कार भी आए। NCERT का मूल उद्देश्य यही है कि उनको ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी आए। तो उनका यह है उद्देश्य है कि शिक्षा के उद्देश्य कितने ढंग से पूरे हो रहे हैं। अब शिक्षा का उद्देश्य, मूल उद्देश्य यही है NCERT का कि एक तो ज्ञान के साथ साथ संस्कार का निर्माण भी करना है। आगे मूल्यांकन एवं की विशेषता। अब आते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी है। छात्रों के ज्ञान के स्तर, बुद्धि कौशल, कार्य शक्ति एवं कार्य कुशलता का परीक्षण मूल्यांकन है। अब इन्होंने जो मूल्यांकन की विशेषता क्या बताई है, छात्र तो बुद्धि कौशल, एक तो ज्ञान का स्तर होना चाहिए। 6th क्लास का है तो 6th क्लास के स्तर के क्वेश्चन होने चाहिए, 7th क्लास तो 7th क्लास के स्तर के होना चाहिए, 8th क्लास हो तो 8th क्लास के स्तर के क्वेश्चन होने चाहिए। तो इस तरीके से ज्ञान के स्तर के क्वेश्चन होने चाहिए। अब आते हैं बुद्धि कौशल के कार्य। बुद्धि कौशल यानी छात्र का बुद्धि कौशल क्या कहता है। पहला पॉइंट तो है छात्र के ज्ञान का स्तर होना। 6ठी क्लास का है तो 6ठी क्लास के स्तर के क्वेश्चन पूछना। अब 6ठी क्लास के क्वेश्चन पूछने के बाद उसको बुद्धि कौशल कार्य शक्ति को बढ़ाना है। अब उसकी बुद्धि कौशलता को बढ़ाना है छात्र की। पहला मुख्य उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है कि उसके बुद्धि कौशल को बढ़ाना। पहला तो उसका पॉइंट है कि ज्ञान के स्तर के क्वेश्चन पूछना। दूसरा पॉइंट है वो उसकी बुद्धि कौशल को बढ़ाना, क्वेश्चन पूछे तो उसकी बुद्धि कौशल बढ़े। तीसरा है उसकी कार्य कुशलता,
वो कैसे आंसर दे रहा है, वो कैसे उत्तर दे रहा है, तो उसकी कार्य कुशलता को जानना, किस अनुभव के साथ उत्तर दे रहा है, किस प्रश्न का कैसे जवाब दे रहा है, तो उसकी कार्य कुशलता पर का परीक्षण करना ही मूल्यांकन कहलाता है, यानी मूल्यांकन है। आगे दूसरा विशेषता यह है, योग्यता के परीक्षण के साथ साथ छात्रों की प्रगति का भी निर्धारण होता है। अब इसमें छात्रों की प्रगति भी होती है, दूसरा विशेषता यह है। तीसरा, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मापक एवं निरीक्षण दोनों समाहित होते हैं। मापक परिणाम होता है, ध्यान रखना यह परिणाम है, परिणाम, और निरीक्षक निरीक्षण करना यानी देखना, इसका अर्थ होता है देखना, दोनों ही चीज है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक यानी बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसमें मापक एवं निरीक्षण दोनों समाहित है। मापक एक तो परिणाम समाहित है मूल्यांकन में, और इसके द्वारा इसके साथ साथ हमारा देखना भी इसमें समाहित होता है। मूल्यांकन का अब चौथी विशेषता क्या है कि मूल्यांकन शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, नैतिक हो सकता है, व्यावहारिक हो सकता है, आदि सभी पक्षों से संबंध है। पांचवा, मूल्यांकन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब ध्यान रखना, जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सतत प्रक्रिया है, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सतत प्रक्रिया है, इसको बोलेंगे प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब आते हैं, मूल्यांकन न केवल परीक्षण का ही साधन है अपितु परिष्करण का भी साधन है, यानी उसको विकास करने का भी साधन है। परिष्करण यानी उसको विशेष तौर से विशेषज्ञ बनाना है, इसलिए परिष्करण का भी साधन होता है। तो मूल्यांकन, जैसा कि हमने चौथे में पढ़ा है, जो विशेषता क्या होती है मूल्यांकन की, पहली विशेषता यह होती है कि हम शारीरिक विकास करें उसका, मानसिक विकास करें उसका, नैतिक विकास करें उसका, और व्यवहारिक विकास करें उसका। तो बहुत मोस्ट है पहला वाला, चौथा वाला, इसकी विशेषता क्या है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और व्यवहारिक। अब आते हैं हम पांच जो विशेषता में, तो हमें एक व्यापक मूल्यांकन होता है, जो मूल्यांकन की यह प्रक्रिया है कि जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन हम किसी बच्चे का कर रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, वो प्रक्रिया उसके लिए निरंतर है। वो छठी क्लास से 7th क्लास में आएगा, 7th क्लास से फिर 8th क्लास में आएगा, तो निरंतर उसकी प्रक्रिया चल रही है, निरंतर उसका मूल्यांकन हो रहा है, निरंतर प्रक्रिया चलने वाली प्रक्रिया है। आगे हम बढ़ते हैं, सातवां, मूल्यांकन के अब गुण। मूल्यांकन के गुण क्या होते हैं, वेदिता, विश्वसनीयता होनी चाहिए मूल्यांकन में, व्यवहारिकता होनी चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, और बाल केंद्रित होनी चाहिए मूल्यांकन, और अनवरत प्रक्रिया चलनी, अनवरत यानी निरंतर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अनवरत का मतलब होता है निरंतर, अनवरत होता है निरंतर प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमारे स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है, आप कक्षा प्लस से जुड़ करके आप फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पेमेंट नोट्स भी है, यदि प्राइस नोट्स भी है तो वो भी आप कम दाम में, कम प्राइस में आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर कक्षा प्लस में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का बड़े तहे दिल से स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट्स लेवें, क्योंकि हमारे नोट्स एक ऐसे नोट्स है जिसके अंदर सटीक नोट्स है, और उसके अलावा संक्षिप्त नोट्स है, और उसके अंदर एक ऐसा नोट्स है जिसके अंदर आप कहीं 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 पर भी आप जो है विफल नहीं होंगे। उस नोट्स के माध्यम से आप नोट्स को ही पढ़ लेंगे जिसमें आप परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे नोट्स को आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ओल्ड पेपर भी है हमारे चैनल के अंदर, तो आप उस चैनल के माध्यम से ओल्ड पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको फ्री कॉस्ट पेपर भी है, और उसके अलावा आप पेमेंट कॉस्ट पेपर भी है। तो जैसे भी पेपर है तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको फ्री नोट्स ले सकते हैं, जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं PDF फाइल, तो आप फ्री नोट्स भी ले सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से। और इसके अलावा आपको यदि पेमेंट नोट्स है तो कम प्राइस में आपको पेमेंट नोट्स ले सकते हैं। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन के गुण अभी हमने पढ़े हैं, 8-9 प्रकार के गुण होते हैं। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन। 3 ही प्रकार आपको याद करने हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये 3 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। पहला आता आंतरिक, दूसरा आता बाह्य, तीसरा आता है आंतरिक प्लस बाह्य। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रकार।
शैक्षणिक मूल्यांकन की संकल्पना, उसकी प्रकृति, उसकी व्याप्ति अर्थात क्षेत्र, उद्देश्य, उसके स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक आवश्यक एकीकृत अंग के रूप में मूल्यांकन वर्गीकरण निम्नानुसार है, यानी इसके प्रकार निम्नानुसार है। कैसे मूल्यांकन हो सकते हैं? हमारे को तो सिर्फ यही है ध्यान रखना है कि मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं, जो आंतरिक होते हैं, बाह्य होते हैं, वो आंतरिक और बाह्य। इसके अंदर और भी प्रकार हो सकते हैं, संरचनात्मक भी हो सकते हैं, योगात्मक भी हो सकते हैं और निदानात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है। तो मूल्यांकन, निदानात्मक जो मूल्यांकन है इसका मैं बताऊं आपको तो ये उपचारात्मक मूल्यांकन के समान ही है। निदानात्मक मूल्यांकन होता है क्लिनिकल मूल्यांकन, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन होता है इसमें। निदानात्मक यानी उसको कोई समस्या है, कोई उसको बीमारी है, तो उस बीमारी का इलाज करना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। कोई बीमारी है, क्लिनिकल बीमारी है, तो उसको क्लिनिकल के माध्यम से उस बीमारी का इलाज करना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो ये निदानात्मक मूल्यांकन है, जिसको उपचारात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। अब आते हैं निरपेक्ष, सामान्यीकरण और इब्सेटिव मूल्यांकन। तीसरा ये भी है, दूसरा ये भी है, तीसरा है बाह्य। अब ये बहुत मोस्ट है, आंतरिक एवं बाह्यांतरिक मूल्यांकन। तो हम इस 3 पर हम बढ़ेंगे, 1 2 3 ये पढ़ेंगे अभी। बाह्य, एक तो बाह्य मूल्यांकन हो सकता है, एक आंतरिक मूल्यांकन हो सकता है और एक बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन हो सकता है। अब आते हैं औपचारिक, अनौपचारिक और सहज मूल्यांकन। ये भी हो सकता है। 3 प्रकार है, हमें जो मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है, बाह्य, आंतरिक और बाह्यांतरिक हो सकता है। आप इसके साथ में औपचारिक, अनौपचारिक और सहज मूल्यांकन भी ध्यान रख सकते हो, और इसके अलावा सरल चाहता हूं योगात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन भी ध्यान रखते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन का यही अर्थ होता है कि क्लिनिकल जो परीक्षण होता है उसके अंदर बच्चे की बीमारी का पता लगा करके उसका इलाज किया जाता है, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आगे आंतरिक मूल्यांकन। अब पहला टॉपिक हमारा आता है आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूल्यांकन का क्षेत्र, मूल्यांकन के प्रकार बहुत मोस्ट है। आपको बस 3 ही मूल्यांकन याद करने हैं, ज्यादा आपको हार्ड नहीं लेना है कि मूल्यांकन बहुत कठिन है। कठिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। कोई भी समस्या होती है उसका समाधान भी होता है, कोई कठिन होती है तो उसका सरलता का उपाय भी होता है। कोई चीज कठिन है तो सरलता कहीं ना कहीं छुपी हुई है जो हमें पता नहीं है। कोई चीज कठिन टॉपिक है, उस कठिन टॉपिक पर कोई सरलता चीज भी छुपी हुई है जो हमें पता नहीं है, लेकिन उसका पता लगाने के बाद वो चीज हमारे लिए सरल हो जाएगी। क्योंकि कठिन से सरल की ओर, इसको कहते हैं, जो विधियां हमने पढ़ी थी उसमें कठिन से सरल की ओर, ये कठिन टॉपिक है तो उसको हम सरलता से पढ़ेंगे। यानी पहले कठिन टॉपिक हमने मूल्यांकन माना है, अब इसको सरलता से हम जानेंगे। तो उस मूल्यांकन के 3 ही प्रकार है, आंतरिक, बाह्य और बाह्यांतरिक। बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि आंतरिक भी वही मूल्यांकन जो विद्यालय के अंदर किया जा रहा मूल्यांकन है वो आंतरिक मूल्यांकन कहलाएगा। उसकी परीक्षा भी वही हो रही है, उसका एग्जाम पेपर भी वही है, और एग्जाम पेपर जो एग्जाम जो उसका एग्जाम आंसर शीट है वो भी वही है, और उसके अंदर जो परिणाम दे रहे हैं वो भी विद्यालय का ही परिणाम है उसका। अब आता है बाह्य मूल्यांकन। अब दूसरा नंबर आता है बाह्य मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन उसे कहते हैं जिसका परीक्षा भी बाहर हो रही है, हो सकता है उसकी परीक्षा स्कूल के विद्यालय के अंदर हो रही है, लेकिन परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिका है उसकी आंसर शीट है, वह आंसर शीट हो सकता है कि हमें बाहर भेजनी है, क्योंकि वो बाह्य मूल्यांकन हो गया। बाह्य मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ ये होती है बाहर, यानी उसका मूल्यांकन बाहर किया जा रहा है, उसके परीक्षा शीट बाहर चेक की जा रही है, उसके लिखित परीक्षा उसने दी बाहर चेक किया जा रहा है, तो ये बाह्य मूल्यांकन हो गया। अब आंतरिक और बाह्य तीसरा ये मूल्यांकन बचा। तो आंतरिक भी हो सकता है, उसका बाह्य भी हो सकता है, दोनों मूल्यांकन हो सकते हैं। जिस तरीके से बोर्ड परीक्षा में एक मूल्यांकन होता है आंतरिक मूल्यांकन, जिसको कहते हैं हम अर्धवार्षिक परीक्षा देते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक ही उदाहरण से मैं आपको मूल्यांकन की सारी परिभाषा समझा देता हूं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको सारी चीज बता देता हूं कि आंतरिक मूल्यांकन क्या, बाह्य क्या और आंतरिक बाह्य क्या है। पहला हम टॉपिक लेते हैं, एक विद्यार्थी है जो 6th क्लास का है। अब 6th क्लास का विद्यार्थी विद्यालय के अंदर उसका पेपर, आंतरिक मूल्यांकन का उदाहरण है ये, कक्षा 6 आंतरिक मूल्यांकन का उदाहरण। तो आंतरिक मूल्यांकन उदाहरण है कक्षा 6 क्लास का। एक विद्यार्थी है जो विद्यालय के अंदर एग्जाम देता है 6th क्लास का। 6th क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा वही देता है, 6th क्लास में टेस्ट पेपर वही देता है, उसका फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा वही होती है विद्यालय के अंदर। और उसके अलावा जो वार्षिक परीक्षा भी होती है वो विद्यालय के अंदर होती है। तो विद्यालय के अंदर होती है, तो विद्यालय के अंदर ही जो शिक्षक होता है उसका परीक्षण करता है, शिक्षक ही उसके आंसर शीट को चेक करता है, शिक्षक ही उसका परिणाम देता है उस विद्यालय के अंदर ही, और विद्यालय के अंदर ही रिपोर्ट कार्ड उसकी बनती है। तो ये परीक्षण हुआ आंतरिक परीक्षण।
अब दूसरा आता है बाह्य परीक्षण। अब बाह्य परीक्षण का उदाहरण हम लेंगे तो इसमें कक्षा 8 का लेंगे। कक्षा 8 जो क्लास का बच्चा है उसकी बोर्ड परीक्षा होती है। अब बोर्ड परीक्षा होती है, उसकी जो वार्षिक परीक्षा है वो विद्यालय के अंदर हो सकती है, लेकिन उसकी आंसर शीट जो चेक करने वाला विद्यार्थी जो अध्यापक है वो आंसर शीट उसकी चेक करेगा बाहर, बोर्ड के अंदर चेक करेगा। हो सकता है वो बोर्ड के अंदर चेक ना करे, लेकिन विद्यालय के बाहर जो चीज चेक हो रही है, विद्यालय के बाहर जो आंसर शीट चेक हो रही है उसको बाह्य मूल्यांकन कहेंगे। वो कक्षा 8 का विद्यार्थी है, ये बाह्य मूल्यांकन हो गया कक्षा 8 का विद्यार्थी। अब कक्षा 8 का विद्यार्थी ही तीसरा जो मूल्यांकन है वह बाह्य आंतरिक मूल्यांकन, जिसके अंदर जो है कक्षा 8 का विद्यार्थी ही अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहा है विद्यालय के अंदर, तो आंतरिक मूल्यांकन हो गया। अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहा है और उसके अंदर फर्स्ट टेस्ट दिया उसने, सेकंड टेस्ट दिया, थर्ड टेस्ट, क्योंकि वो विद्यालय के अंदर ही उसके परीक्षण हो रहा है, विद्यालय के अंदर ही उसकी परीक्षा हो रही है और विद्यालय के अंदर ही उसको मार्क्स दिए गए। ये अर्धवार्षिक परीक्षा तक उसका आंतरिक मूल्यांकन हुआ। बाह्य मूल्यांकन उसकी वार्षिक परीक्षा जो है उसकी बाहर हुई है और उसकी जो आंसर शीट है बाहर चेक हुई है और बाहर से मार्कशीट आ रही है, उसके मार्क्स भी बाहर से मिले हैं, तो ये बाह्य मूल्यांकन। और आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन जुड़ा हुआ है 8 क्लास में, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन जुड़ा हुआ है। आजकल के जो वर्तमान में युग में चल रही जो प्रक्रिया है वो जो मूल्यांकन की श्रेणियां हैं, मूल्यांकन के 3 श्रेणियों में छठी क्लास जो आती है, उत्पन्न क्लास जो है छठी क्लास, वो होती है आंतरिक मूल्यांकन की, और 8 क्लास जो होती है बाह्य मूल्यांकन की, और 8 क्लास जो दूसरी है तो उसके आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के उदाहरण है। ये आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन उदाहरण 8 क्लास है और बाह्य मूल्यांकन के उदाहरण भी 8 क्लास ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं आंतरिक मूल्यांकन के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कक्षा 6 क्लास है, कक्षा 6 क्लास का जो बच्चा है उसी विद्यालय में रहकर आंसर शीट उसी विद्यालय में चेक हो रही है, उसी विद्यालय के शिक्षक उसकी रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, उसी विद्यालय के शिक्षक उसका नंबर दे रहे हैं और उसी विद्यालय के शिक्षक उसका परिणाम बना रहे हैं, तो वो हो गया आंतरिक मूल्यांकन। क्योंकि विद्यालय के अंदर की गई प्रक्रिया जो है वो आंतरिक मूल्यांकन है, विद्यालय के बाहर की गई प्रक्रिया है वो बाह्य मूल्यांकन है, और विद्यालय के अंदर और बाहर की गई प्रक्रिया है जो आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन है। हम इसको विस्तृत तौर से पढ़ेंगे। इसमें सत्र पर्यंत दैनिक गतिविधियों का मूल्यांकन होता है। सत्र पर्यंत का मतलब एक सन, एक सन मतलब उसका चाहे सन कोई सा भी ले लो, उसके अंदर अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, कोई से भी टेस्ट है, सभी का परिणाम कहां मिल रहा है? विद्यालय के अंदर मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है सत्र पर्यंत दैनिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। आगे इसमें गृह कार्य भी आ जाता है, कक्षा भी आ जाती है, कक्षा कार्य भी आ जाता है, रचनात्मक कार्य भी आ जाता है और साहित्यिक गतिविधियां भी आ जाती है। ये सभी पक्ष निहित है इस मूल्यांकन के अंदर। अब आते हैं हम बाह्य मूल्यांकन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा वाला मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन, अब इसमें जो लिखित परीक्षा जो है विश्वविद्यालय बोर्ड से हो रही है। जो पेपर है बाह्य मूल्यांकन मतलब बाहर से आ रहा पेपर, पेपर आ रहा बाहर से, जो विद्यालय के अंदर से नहीं बना है पेपर, पेपर को आना है बाहर से आ रहा है, वो विश्वविद्यालय से आ रहा है या फिर एजेंसियों के माध्यम से आ रहा है या किसी माध्यम से आ रहा है, तो उसकी लिखित परीक्षा वो बाह्य मूल्यांकन कहलाएगी। अब आता है दूसरा, प्रश्न पत्र निर्माण, प्रश्न चयन तथा परीक्षण के चयन में सावधानी है। अब इसके जो प्रश्न पत्र के निर्माण में बाह्य प्रश्न पत्र होंगे, परीक्षक भी बाहर के होंगे, विद्यालय के नहीं होंगे, विद्यालय के प्रश्न, विद्यालय के शिक्षक नहीं होंगे, जो प्रश्न आंसर शीट को चेक करेंगे वो विद्यालय के शिक्षक नहीं होंगे, विद्यालय के बाहर के शिक्षक आंसर शीट को चेक करेंगे और नंबर भी वही देंगे, वो बाह्य मूल्यांकन हो गया, बाह्य मूल्यांकन हुआ है। अब आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन, जैसा कि मैंने बताया कक्षा 8 का विद्यार्थी है, मैंने एक टॉपिक में आपको बता देता हूं कि एक तो हो गया आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, इसको हम माने विद्यालय के अंदर ही, विद्यालय के अंदर ही उत्तर पुस्तिका चेक हो रही है, उत्तर पुस्तिका चेक हो रही है तथा परिणाम भी विद्यालय के शिक्षक बना रहे हैं, परिणाम भी विद्यालय के शिक्षक बना रहे हैं। तो ये हो गया आंतरिक मूल्यांकन। अब आता है हम सेकंड बाह्य मूल्यांकन में। बाह्य
मूल्यांकन। अब बाह्य मूल्यांकन में क्या होता है कि परीक्षा विद्यालय में हो रही है, लेकिन उत्तर पुस्तिका विद्यालय के बाहर चेक हो रही है। इसमें अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं, जगह नहीं है। पुस्तिका बाहर चेक हो रही है, लिख देता हूं, बाहर चेक हो रही है, परिणाम भी बाहर से आ रहा है, परिणाम भी बाहर से आ रहा है। देखिए ध्यान देने योग्य है, ज्यादा अंतर नहीं है। आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन में अंतर है। आंतरिक मूल्यांकन जैसे शाब्दिक अर्थ यह है कि अंदर हो रही है। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब यह होता है कि अंदर ही परीक्षा हो रही है, विद्यालय के अंदर ही। और बाह्य मूल्यांकन का अर्थ वो ये हो रहा है, परीक्षा चाहे बाहर हो रही है चाहे अंदर, लेकिन जो उसको चेक करने वाले हैं वो बाहर के चेक करेंगे, विद्यालय के अंदर के चेक नहीं करेंगे। उसका परिणाम देंगे बाहर के देंगे, बाहर से उसका परिणाम आएगा, बोर्ड से परिणाम आएगा चाहे बाहर से आएगा, उसके परिणाम जो अंक आएंगे वो बाहर से आएंगे। तो ये बाह्य मूल्यांकन हो गया। आंतरिक मूल्यांकन मतलब विद्यालय के अंदर ही परिणाम मिल रहा है, विद्यालय के अंदर ही परिणाम अंक दिए जा रहे हैं, वो विद्यालय के अंदर चेक करेंगे सबसे पहले, और परिणाम भी जो है विद्यालय के अंदर वाले दे रहे हैं। लेकिन बाह्य मूल्यांकन में परिणाम भी बाहर वाले दे रहे हैं और पेपर भी बाहर से आ रहा है, और जो उनके अंक मिलने वाले हैं वो भी बाहर से हो रहे हैं। तो आंतरिक मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर, जैसे शाब्दिक अर्थ के द्वारा हम समझते हैं। अब आते हैं हम बाह्य, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन। अब आते हैं आंतरिक जो अंदर के हैं, और बाह्य यानी जो बाहर के मूल्यांकन की व्यवस्था का मिला जुला रूप सामने आया है, इसे आंतरिक बाह्य मूल्यांकन कहा जाता है। पहला ये वाला है। दूसरा है प्रश्न पत्र बाहर से निर्मित कराए जाते हैं। हो सकता है प्रश्न पत्र बाहर से आ रहे हैं, विद्यालय के अंदर से नहीं आ रहा है प्रश्न पत्र, क्योंकि बाहर से बना है, बोर्ड से बना है। 8th क्लास जैसे उदाहरण लेते हैं हम 8वीं क्लास का, तो 8वीं क्लास के जो प्रश्न पत्र आते हैं वो बोर्ड के द्वारा आते हैं। 7वीं क्लास के प्रश्न पत्र होते हैं, हो सकता है वो भी बाहर से आवे, लेकिन उसका जो परिणाम है वो शिक्षक खुद दे रहे हैं, विद्यालय के अंदर वाले जो अंक दे रहे हैं वो विद्यालय के अंदर वाले दे रहे हैं। लेकिन 8वीं क्लास में जो है परिणाम जो है विद्यालय के बाहर वाले दे रहे हैं, विद्यालय के बाहर उसका परिणाम दिया जा रहा है, अंक भी उसके विद्यालय के बाहर से मिल रहे हैं। तो प्रश्न पत्र हो सकता है कि बाहर से निर्मित कराया जाए, परंतु परीक्षा जो है विद्यालय के अंदर हो रही है, विद्यालय से होता है। प्रश्न पत्र बाहर से आते हैं एवं परीक्षा का आयोजन भी बाहर से होता है। ये तीसरा पॉइंट है जो बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन का है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र उसे विद्यालय के उन शिक्षकों द्वारा तैयार किए जाते हैं जिन्होंने उन कक्षाओं को वे विषय नहीं पढ़ाए, परंतु उत्तर पुस्तिका की जांच जो है उन्हीं शिक्षकों द्वारा की जाती है। शायद यह हो सकता है कि उन कक्षाओं को वे विषय नहीं पढ़ाए, हो सकता है उन्होंने उनको नहीं पढ़ाया, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है हो सकता है उन्होंने पेपर बनाया हो सकता है उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि विद्यालय के अंदर रहने वाले जो विद्यार्थी है वो शिक्षक तो पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन बाहर के शिक्षक को वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने पेपर बनाया है लेकिन उन्होंने पढ़ाया नहीं है। तो वो भी स्पेशलिस्ट है, तो उन्होंने पेपर बाहर से बनाया, परंतु उत्तर पुस्तिका की जांच जो है उन्हीं शिक्षकों द्वारा की जाती है जिन्होंने उन कक्षाओं को पढ़ाया। पहला पॉइंट ये हो सकता है। चौथा वाला, पांचवा पॉइंट ये है कि प्रश्न पत्र कक्षा के पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा तैयार किए जाते हैं, परंतु उत्तर पुस्तिका की जांच जो है उन शिक्षकों द्वारा की जाती है जिन्होंने उस कक्षा को नहीं पढ़ाया। ये भी है बाह्य मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन यानी कक्षा में जिन्होंने उस कक्षा को नहीं पढ़ाया, मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ाया वो उसकी उनको परिणाम दे रहे हैं, अंक दे रहे हैं, तो ये चेक कर रहे हैं उत्तर पुस्तिका को। आगे बढ़ते हैं। कक्षा को विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की टीम द्वारा प्रश्न पत्र बनवाया जाता है। शिक्षकों की टीम द्वारा प्रश्न पत्र बनाया जाता है। हो सकता है प्रश्न पत्र शिक्षकों की टीम बना रही है, बोर्ड क्लास की टीम बना रही है, बोर्ड क्लास की टीम बनाती है प्रश्न पत्र, और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन या तो पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा किया जाता है या फिर हो सकता है न पढ़ाने वाले भी शिक्षकों द्वारा किया जाता है। दोनों ही हो सकते हैं। हो सकता है पढ़ाने वाले शिक्षक भी चेक कर सकते हैं उत्तर पुस्तिका को, हो सकता है जिन्होंने नहीं पढ़ाया वो भी चेक कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका जाती है बोर्ड क्लास के बाहर,
क्योंकि जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं उनसे नहीं चेक कराई जाती मार्क्स के माध्यम से, जो नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक है उनसे ज्यादा चेक कराई जाती है। इसलिए ये टॉपिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप पढ़ें। कक्षा को विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की टीम द्वारा प्रश्न पत्र बनवाया जाता है। कक्षाओं में जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उनके द्वारा प्रश्न पत्र तो बनाया जाता है। हो सकता है वो स्पेशलिस्ट हो, स्पेशलिस्ट के माध्यम से वो प्रश्न बना रहे हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तो या तो फिर पढ़ाने वाले शिक्षक कर रहे हैं और या फिर नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये बोर्ड क्लास का टॉपिक है, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन, बोर्ड क्लास का। अब आते हैं मूल्यांकन के साधन क्या है। निबंधात्मक मूल्यांकन हो सकता है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकता है, अभिरुचि परीक्षा हो सकती है, प्रश्नावली हो सकती है, जीवन इतिहास विधि हो सकती है, परिशीतन पट्टिका हो सकती है, प्रगति पत्र हो सकता है, निदानात्मक जैसे मैंने आपको बताया उपचारात्मक शिक्षण होता है। निदानात्मक एक क्लिनिकल से संबंधित है, क्लिनिकल है ना, ये ध्यान रखना, क्लिनिकल से संबंधित है। बुद्धि परीक्षा हो सकती है, आसक्ति परीक्षा हो सकती है, प्रयोजन विधि हो सकती है, मैट्रिक परीक्षा हो सकती है, और मापक विधि और मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार क्लास अंत्यक्षर आदि विधियां हो सकती है। ये मूल्यांकन के साधन है। अब आते हैं परीक्षण। परीक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है, परीक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है परीक्षा। हमारी जो परीक्षा है वो कैसी हो, लिखित हो, मौखिक हो। हमारी परीक्षा कैसे भी हो सकती है, हो सकता है हमारी परीक्षा मौखिक हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राचीन जमाना जो था, प्राचीन जमाने में परीक्षा होती थी मौखिक परीक्षा, क्योंकि पहले वाले जमाने में उच्चारण पर ज्यादा योगदान दिया जाता था। उच्चारण पर योगदान दिया जाता है क्योंकि शुद्ध उच्चारण किया जाता था। शुद्ध उच्चारण की वजह से वेद पाठ ज्यादा किया जाता था। वेद पाठ की ध्वनियां जो है काफी गूंजती थी और आध्यात्मिक क्षेत्र ज्यादा था। आजकल का जो क्षेत्र है वर्तमान युग, उसमें लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, क्योंकि लिखित परीक्षा उसको कहते हैं लिपिबद्ध करना। किसी विधि को, लिखने की विधि को, किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अब लिखने की विधि थी वो लिपि कहलाती है। हो सकता है कि लिखने की विधि लिपि है, लेकिन मौखिक परीक्षा का भी उसमें योगदान है कि मौखिक परीक्षा के माध्यम से वो लिखित परीक्षा देगा। और मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा का योगदान होना बहुत जरूरी है कि दोनों का योगदान है। दो प्रकार के परीक्षण हो गया, एक तो मौखिक परीक्षा हो गई और एक लिखित परीक्षा हो गई। तो दो परीक्षा की परीक्षा होती है, मौखिक और लिखित। तो परीक्षण में हम आगे बढ़ते हैं। पहला, भाषा कौशल के चारों कौशलों का उद्देश्य, चारों कौशलों जो मैंने आपको बताया, चार कौशल कौन कौन से थे जो मैंने आपको बताया था कि श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, चार ही कौशल है। इन चारों कौशलों का योगदान इसमें है परीक्षण में, परीक्षा में। चारों कौशलों का योगदान कैसे है? मौखिक परीक्षा है जिसमें पठन का योगदान है, श्रवण का योगदान है, श्रवण, पठन और भाषण, तीन है मौखिक परीक्षा पे। एक आता है लिखित परीक्षा, उसमें योगदान है लेखन का। तो मौखिक परीक्षा में तीन कौशलों का योगदान रहता है, एक कौशल का योगदान जो है लिखित परीक्षा में रहता है। तो चारों कौशलों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है, परीक्षा होती है। दूसरा, मौखिक परीक्षा के द्वारा श्रवण, ये ध्यान रखना, मौखिक परीक्षा में पहला श्रवण आएगा, दूसरा भाषण आएगा, तीसरा पठन आएगा। बस तीन ही जो है कौशलों का योगदान ज्यादा रहता है मौखिक परीक्षा में, तीनों कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है। जबकि लिखित परीक्षा में, अब लिखित परीक्षा का आपको ध्यान रखें तो लिखित परीक्षा में सिर्फ लेखन कौशल का योगदान दिया जाता है, सिर्फ एक ही कौशल आता है इसमें, लेखन कौशल का ही मूल्यांकन संभव है। मौखिक परीक्षा में तीन कौशलों का योगदान ज्यादा है। जैसे मैंने आपको पहले एक टॉपिक पढ़ा था कि कौशल चार होते हैं, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। अब चारों कौशलों में परीक्षा का क्या योगदान है? परीक्षण का ये क्या योगदान है? परीक्षण जो है दो प्रकार के हैं, एक तो मौखिक परीक्षण और एक लिखित परीक्षण। मौखिक परीक्षण में तीन कौशल आते हैं, श्रवण, पठन और एक और कौशल इसमें आता है जो मैंने आपको जैसा बताया कि श्रवण, भाषण और एक भाषण आता है। उसमें श्रवण, पठन और भाषण तीन ही जो है मौखिक परीक्षा में आते हैं। तीन कौशलों का योगदान ज्यादा रहता है मौखिक परीक्षा में, श्रवण, पठन और भाषण। और एक दूसरा जो परीक्षा है लिखित परीक्षा, जिसमें लेखन कौशल का ज्यादा योगदान रहता है, जिसमें लिखना ज्यादा होता है। लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहले मौखिक विधि ज्यादा होती थी, मौखिक परीक्षण ज्यादा होता था, अध्ययन भी ज्यादा होता था, लेकिन वहां पर लिखित परीक्षा नहीं थी। आजकल की जो प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा ज्यादा है, लिखित प्रक्रिया ज्यादा है। उसमें क्या है
कि लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। शाब्दिक अर्थ ये होता है लेखन का कि लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। तो लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लेखक परीक्षण, लेखन कौशल का योगदान है। इन दोनों परीक्षाओं के अलावा प्रायोगिक परीक्षा भी होती थी। हो सकता है तीसरी परीक्षा प्रायोगिक होती थी, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल भी होता है। अब आता है मौखिक परीक्षा। पहला टॉपिक आता है मौखिक परीक्षा। 18वीं शताब्दी के अंत तक मौखिक परीक्षा का मूल्यांकन प्रणाली थी। हम माने तो 18वीं शताब्दी के अंत तक मौखिक परीक्षा का ज्यादा योगदान था, और आज भी मौखिक परीक्षा को बढ़ाने के लिए रूस एक ऐसा देश है जहां पर मौखिक परीक्षा का बड़ा योगदान है। आज भी मौखिक परीक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रूस में मौखिक परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह 18वीं शताब्दी के अंत तक था। रूस में आज भी मौखिक परीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह मूल्यांकन का प्राचीन एवं सरल तरीका है। यह भी हो सकता है कि प्राचीन तरीका है मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में प्रश्न, वाद विवाद, विचार विमर्श, समूह चर्चा, शास्त्रार्थ, भाषण आदि का विषय में मौखिक परीक्षा के क्षेत्र में आते हैं। आगे मौखिक परीक्षण की जांच करने की कैसे की जाती है? एक तो उच्चारण के द्वारा जांच की सकती है मौखिक परीक्षा की, सक्रिय शब्दावली के द्वारा, निष्क्रिय शब्दावली के द्वारा, वाचन में कुशलता के द्वारा, वाचन में बोधगम्यता के द्वारा। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मौखिक परीक्षा में श्रवण, पठन, भाषण की परीक्षा हो सकती है। ये तीनों है, श्रवण, पठन, तीसरा आता है भाषण की परीक्षा हो सकती है। तो मौखिक परीक्षा में आपको ये दोनों ध्यान रखना है कि मौखिक परीक्षा में क्या है, श्रवण, पठन और भाषण की योगदान ज्यादा होता है, जो मूल्यांकन में बड़ा योगदान देती है। अब आते हैं मौखिक परीक्षा के भेद यानी इसके प्रकार क्या? शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा हो सकती है, साक्षात्कार हो सकती है, अंत्याक्षरी परीक्षा होती है, भाषण हो सकता है, तर्क और वितर्क हो सकता है। तर्क वितर्क को बोलते हैं वाद और विवाद, दोनों ही भाग है, तर्क वितर्क वाद विवाद। शलाका परीक्षा, पुस्तक में कहीं कहीं पर भी शलाका डालकर उस पृष्ठ से प्रश्न और समस्याओं को, शलाका बोलते हैं एक डंडी जिसको बोलते हैं छड़ी, शलाका बोलते हैं छड़ी को। पृष्ठ से प्रश्न, समस्या और भाव को पूछा जाता है। यह परीक्षा छात्रों को स्वाध्याय विषय पर अधिकार व चिंतन के लिए प्रेरित करती है। छात्र गहन अध्ययन हेतु प्रेरित होता है और छात्र का तर्क और चिंतन शक्ति बढ़ती है, तर्क और चिंतन शक्ति का विकास होता है। शास्त्रार्थ परीक्षा कैसे होती है कि किसी विषय पर और समस्या पर तर्क वितर्क करके अंतिम निर्णय करने के रूप में परीक्षा ये शास्त्रार्थ कहलाती है। शास्त्रार्थ यानी किसी एक टॉपिक पर शास्त्रार्थ करना, इस एक टॉपिक पर अपना विस्तृत विवेचन देना, वो शास्त्रार्थ कहलाता है। जब तक वह ऑथेंटिक ना हो जाए, वो टॉपिक पर जो ऑथेंटिक प्रक्रिया होती है वो शास्त्रार्थ प्रक्रिया कहलाती है। छात्र के ज्ञान, उच्चारण और आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। वर्तमान में इसकी जगह वाद विवाद प्रचलित है। हो सकता है शास्त्रार्थ को वाद विवाद भी कहते हैं, वर्तमान प्रक्रिया ये है। साक्षात्कार, अब इसके बाद आता है साक्षात्कार होता है सम्मुख, मतलब सबके सामने प्रकट होकर के। साक्षात्कार उसे कहते हैं एक विद्यार्थी का सामने रहकर उसका परीक्षण करना, साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार होता है एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट और दूसरा जो है परीक्षा देने वाला जो विद्यार्थी है, वह उन दोनों के बीच में होने वाली विद्यार्थी की जो परीक्षा है वो साक्षात्कार परीक्षा कहलाती है। जिसमें साक्षात्कार होता है एक व्यक्ति के बीच और दूसरे व्यक्ति के बीच में साक्षात्कार, यानी उसके सामने रहना, तथ्यात्मक और अवधारणा प्रश्न पूछना। अब आती है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी कितने प्रकार की होती है? शब्द अंतराक्षरी हो सकती है। शब्द अंतराक्षरी का मतलब होता है शब्द के बाद शब्द की अंतराक्षरी, शब्द की अंत्याक्षरी। दूसरा आता है श्लोका अंत्याक्षरी, श्लोक की अंत्याक्षरी। तीसरा आता है सूत्रांतराक्षरी, सूत्र की अंतराक्षरी, अंत्याक्षरी। तो ये 3 प्रकार की अंत्याक्षरी हो सकती है। अंत्याक्षरी जो परीक्षा है वो 3 प्रकार की हो सकती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मौखिक परीक्षा के भेद है, शलाका परीक्षा जो मैंने आपको बताया छड़ी की परीक्षा हो सकती है। शास्त्रार्थ यानी जिसको वाद विवाद भी बोलते हैं, तर्क वितर्क भी बोल सकते हैं, दोनों इसके आज का प्रारूप है। शास्त्रार्थ को वाद विवाद बोलते हैं, जैसे कि मैंने शलाका परीक्षा छड़ी के द्वारा। अब आता है तीसरा कि
तीसरा आता है साक्षात्कार, जिसको हम जो है एक विद्यार्थी रहता है वो स्पेशलिस्ट के सामने अपनी परीक्षा देता है, वो साक्षात्कार परीक्षा कहलाती है। चौथा है अंत्याक्षरी, जिसके द्वारा अंत्याक्षरी हो सकती है, चाहे शब्द हो या फिर कोई सूत्र हो या फिर श्लोक हो। तो अंत्याक्षरी भी 3 प्रकार की होती है। भाषण, अब भाषण के द्वारा परीक्षा देना, और तर्क वितर्क जिसको बोलते हैं हम वाद विवाद के द्वारा परीक्षा देना। तो इस तरीके की परीक्षा होती है। आगे हम बढ़ते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का क्या प्रारूप है? लिखित परीक्षा का प्रारूप, अब लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा क्या प्रारूप है? लिखित परीक्षा जैसे मैंने आपको बताया लेखन कौशल का विकास, इसमें होता है लेखन कौशल। लेखन कौशल, उसमें 3 कौशल थे, श्रवण भाषण पठन। श्रवण भाषण पठन 3 कौशल थे मौखिक परीक्षा में। लिखित परीक्षा में लेखन कौशल का होता है। इसमें क्या होता है? प्रश्न और उत्तर को लिपिबद्ध करना, यानी लिपिबद्ध लिखना। लिपि किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लिपि होती है स्क्रिप्ट, जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट कहते हैं लिपि को। किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि बहुत मोस्ट है, लिखित परीक्षा में लिपि का बड़ा योगदान है। लिपि सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। किसी भाषा को लिपिबद्ध करना, लिपि सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, इसलिए किसी भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है। इसलिए संस्कृत भाषा की, जैसे मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि होती है, तो संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी गई? देवनागरी लिपि में। अब लिपि की क्या परिभाषा होती है? दूसरा पॉइंट ये होता है लिपि की परिभाषा। तो हमें जानना है कि लिपिबद्ध होता है किसी भाषा को लिखने की विधि जो है वो लिपि कहलाती है। तो पॉइंट यह है कि लिपिबद्ध करना लिपि होती है, किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अब आते हैं लिखित परीक्षा हमारी चल रही है, लिखित परीक्षा का मूल्यांकन हो रहा है। तो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा को लेखन के माध्यम से किया जाता है। आधार पर छात्र अपने भाव को प्रकट करता है और लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षा होती है। अब आते हैं सामान्य तौर पर लिखित परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे? प्रश्न होते हैं निबंधात्मक। दूसरा पॉइंट है कि वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लिखित परीक्षा के भेद। अब आते हैं लिखित परीक्षा के क्या भेद होते हैं। जो भेद होते हैं, एक तो निबंधात्मक, जैसा कि हमने पहले लिखा था, यहां पर 2 प्रकार के प्रश्न है, एक तो पहला और दूसरा वस्तुनिष्ठ। तो वैसे इसके भेद भी 2 ही है। निबंधात्मक परीक्षा हो सकती है, निबंध के द्वारा एक टॉपिक पर बहुत बड़ा निबंध लिखना, एक टॉपिक पर बहुत बड़ा भाषण देना, वो निबंधात्मक प्रक्रिया है। एक टॉपिक पर निबंधात्मक प्रक्रिया हो सकती है, हम उसको निबंध के माध्यम से उसको बता सकते हैं, उसमें प्रस्तावना बता सकते हैं, उसका विषय वस्तु बता सकते हैं। तो उसमें निबंध के द्वारा में बहुत बड़ा चैप्टर आ जाता है, तो निबंध के माध्यम से उसको समझा सकते हैं, बहुत बड़ा भाषण दे सकते हैं। निबंधात्मक प्रक्रिया है, यानी निबंधात्मक परीक्षा होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जिसको ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो ऑब्जेक्ट टाइप में। लिखित परीक्षा के 2 प्रकार है। एक तो लिखित परीक्षा का एक प्रकार यह है कि निबंधात्मक परीक्षा होती है, दूसरा प्रकार यह है कि उसका वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। आजकल जो है, पहले जो होता था, पहले जो क्वेश्चन आंसर होते थे, डिस्क्रिप्टिव टाइप में थे, यानी निबंधात्मक प्रक्रिया चल रही थी। जो परीक्षा होती थी पहले के आयोजन में, पिछले समय में, जो 10 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें, तो उस समय जो परीक्षा होती थी तो वो निबंधात्मक प्रक्रिया चलती थी, निबंधात्मक प्रक्रिया चलती थी। फिर धीरे धीरे वो 15 साल के बाद जो प्रक्रिया, अभी जो 2009 या 2009 में भी जो एग्जाम होते थे, सभी एग्जाम निबंधात्मक थे। 2009 या 2008 के बाद में ये प्रक्रिया जो है वस्तुनिष्ठ हो गई। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ के माध्यम से होने लगी। जो बड़े बड़े एग्जाम होते थे आईएएस आरएस के, वो भी क्या निबंधात्मक परीक्षा थे। लेकिन आजकल जो आईएएस आरएस का भी जो एग्जाम है वो वस्तुनिष्ठ होने लगे। तो पहले जो हाई लेवल के एग्जाम थे वो सभी निबंधात्मक प्रक्रिया थी। पहले जो आरएस और आईएएस के जो एग्जाम थे, सभी एग्जाम, और फर्स्ट ग्रेड का भी जो एग्जाम था, वो निबंधात्मक प्रक्रिया चल रही थी। साक्षात्कार भी होता था, साक्षात्कार प्रक्रिया भी थी। लेकिन आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वो सभी वस्तुनिष्ठ हो रहे हैं। तो निबंधात्मक लिखित परीक्षा के 2 ही भेद है, एक तो निबंधात्मक परीक्षा होना और एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होना। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के भी 2 भेद है, एक तो प्रतिविज्ञान और प्रत्यास्मरण। 2 भेद है वस्तुनिष्ठ में। प्रतिविज्ञान, यानी प्रतिविज्ञान का अर्थ होता है पहले जाने हुए को याद करना, जाने हुए का पता लगाना, यह ज्ञान होना। जाने हुए का पता लगाना, जाने हुए का ज्ञान होना। प्रत्यास्मरण, जो पहले का स्मरण, पहले वाला स्मरण, याद होना। 2 प्रकार की परीक्षा है वस्तुनिष्ठ, दोनों ही। एक प्रतिविज्ञान, पहले जाने हुए का पता लगाना, और पहले वाला याद होना, प्रत्यास्मरण होता है।
तो आज का टॉपिक विद्यार्थियों मूल्यांकन एवं परीक्षण हुआ है। मूल्यांकन एवं परीक्षा, जिसके माध्यम से आपने ये सीखा है कि मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक मूल्यांकन होता है, बाह्य मूल्यांकन होता है, और उसके बाद में आंतरिक बाह्य मूल्यांकन होता है। 3 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। अब आता है परीक्षण। परीक्षण का स्तर क्या होता है? आज के टॉपिक में हमने पढ़ा परीक्षण होता है 2 प्रकार के। एक तो परीक्षण होता है मौखिक परीक्षण, जिसमें हम 3 कौशलों को जानते हैं। मौखिक परीक्षण श्रवण, भाषण और पठन जो कौशल होता है, उसमें 3 कौशलों को जानते हैं मौखिक परीक्षण में। और परीक्षण का दूसरा उद्देश्य है लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा जो होती है, लिपिबद्ध करना, किसी परीक्षा को लिपिबद्ध करना, किसी परीक्षा को लिखने की विधि को लिपिबद्ध करना, वो लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा भी 2 प्रकार की हो गई, एक तो निबंधात्मक परीक्षा हो गई और एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो गई। पहले मैंने आपको बताया अभी कि लिखित परीक्षा जो है पहले हमारे डिस्को टाइप में होती थी, यानी निबंधात्मक प्रक्रिया चलती थी। आजकल जो है वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया हो रही। तो इस प्रकार से हमारे आज के टॉपिक में आपके लिए बस इतना ही मैंने बताया कि आपको मूल्यांकन एवं परीक्षा जो है, मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं, आंतरिक बाह्य और आंतरिक बाह्य मूल्यांकन 3 प्रकार के मूल्यांकन है। और परीक्षण भी जो है 2 प्रकार के हैं, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा। आज का टॉपिक यही। कल फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। वेरी वेरी